आपके अपने YouTube चैनल अत्रि एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं के विज्ञान विषय का 4th चैप्टर ऊष्मा। सो स्टूडेंट्स, लेट अस लर्न टुगेदर। सबसे पहले हम बात करते हैं ऊष्मा किसे कहते हैं। ऊष्मा एक ऊर्जा है जो किसी पदार्थ के तापमान को निर्धारित करती है, अर्थात कोई पदार्थ कितना गर्म है या कोई पदार्थ कितना ठंडा है, इसका जो निर्धारण करने वाली ऊर्जा है, जो इसके लिए जिम्मेदार है वह क्या है, ऊष्मा ऊर्जा। यदि किसी पदार्थ में अधिक ऊष्मा है तो वह पदार्थ जो होगा वो गर्म होगा, और अगर किसी पदार्थ में ऊष्मा की मात्रा कम है तो वह पदार्थ ठंडा होगा तुलनात्मक रूप से। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के तापमान को निर्धारित करने के लिए जो ऊर्जा जिम्मेदार होती है यानी रिस्पॉन्सिबल होती है, वो ऊर्जा क्या कहलाती है, ऊष्मा ऊर्जा। ऊष्मा ऊर्जा हमेशा गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ की ओर बहती है। किस प्रकार बहती है, कैसे इसका स्थानांतरण होता है, यह सब हम विस्तार से पढ़ेंगे वीडियो के अगले भाग में। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस ऊष्मा के मात्रक की। ऊष्मा ऊर्जा को हम मापते हैं, इसका मात्रक है जो ऊष्मा ऊर्जा का SI मात्रक है, SI मात्रक है वह है जूल, वह है जूल, जिसको इंग्लिश में जूल बोलते हैं, हिंदी में भी इसको जूल बोलते हैं। और इसका व्यवहारिक मात्रक है वह है कैलोरी। यानी अगर हम बात करते हैं ऊष्मा ऊर्जा के मात्रकों की तो इसके दो मात्रक हैं। जो SI मात्रक है अंतरराष्ट्रीय मात्रक वह है जूल, और अगर इसके व्यवहारिक की बात करते हैं वह है कैलोरी। अब हम बात करते हैं एक कैलोरी, कितने, एक कैलोरी ऊष्मा ऊर्जा क्या है, इसकी क्या परिभाषा है। यदि 1 ग्राम पानी को, 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम 1 कैलोरी ऊष्मा कहते हैं। 1 कैलोरी ऊष्मा जो है वो है 4.186 जूल के बराबर होती है। ये दोनों के अंदर संबंध है। यानी आप बात करते हैं मतलब साधारण जो हमारा स्वच्छ जल है, साफ जल है, उसका तापमान मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है। 1 ग्राम पानी हमने लिया और उसका तापमान 26 डिग्री सेल्सियस करने के लिए हमें जितनी ऊष्मा उसको देनी पड़ेगी, उतनी ऊष्मा जो है वह 1 कैलोरी कहलाती है। और वह 1 कैलोरी 4.186 4.186 जूल के बराबर होती है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल के रूप में भी व्यक्त करते हैं। कई बार आपने कई किताबों में और जब न्यूमेरिकल करवाए जाते हैं तो आपके अध्यापक को इस तरह से ये सिर्फ 4.2 इसको राउंड फिगर में हमारे जो गणित है, हमारी जो गणना है, हमको सरल करने के लिए किया गया है। इसका एग्जैक्ट है 4.186। तो ये है हमारे ऊष्मा के मात्रक। अब हम बात करते हैं तापमान के बारे में। अभी हमने बताया कि ऊष्मा क्या है, ऊष्मा एक ऊर्जा है जो वस्तुओं के तापमान को निर्धारित करती है। तो अब ये तापमान क्या है, अब हम इस बात के बारे में पता करते हैं। तापमान जो है वह क्या है तापमान क्या है, ऊष्मा ऊर्जा का एक मात्रक मापक है। ऊष्मा ऊर्जा का मापक मान लीजिए इसको, मापक। यानी अगर किसी पदार्थ का तापमान अधिक है तो हम कह सकते हैं कि इसमें ऊष्मा अधिक है। अगर किसी पदार्थ का तापमान कम है तो हम कहते हैं कि इसका उसमें ऊष्मा कम। तो इस प्रकार से क्या हुआ, तापमान ऊष्मा ऊर्जा का एक मापक है। और तापमान को भी मापते हैं, तापमान का भी मात्रक है। तापमान के जो मात्रक है, तापमान के मात्रक यानी तापमान को कैसे मापते हैं, वो हमारे लिए हम बहुत 3 प्रसिद्ध मात्रक है। पहला तो है डिग्री सेल्सियस बोलते हैं इसको। डिग्री सेल्सियस को हम इस तरह से दर्शाएंगे, ये हमारा डिग्री, और सी सेल्सियस के लिए, क्योंकि ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्सियस, यानी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस डिग्री के लिए तो हमने ये संकेत लिया, और सेल्सियस का कैपिटल लेटर जो फर्स्ट लेटर सी है वो हमने ये ले लिया, ये हमारा किसका, डिग्री सेल्सियस का संकेत। दूसरा जो तापमान है, तापमान की जो मात्रक है वह है केल्विन, इसको हम बोलते हैं केल्विन।
और इसको इंग्लिश में, क्योंकि लेटर इंग्लिश में इस तरह से लिखा जाता है, तो केल्विन के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग लिए इसका जो संकेत है, इसका कैपिटल के अंक से इसको अक्षर से इसको दर्शाया जाता है। तीसरा जो तापमान को मापने का है वह है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट इसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो फ़ारेनहाइट का फर्स्ट लेटर है F, इसी के लिए इसको हम कैपिटल F से दर्शाते हैं। यदि हम मीटर से बात करें, तापमान को अगर हम मापते हैं तो तापमान की भी इकाई है, और तीन जो प्रसिद्ध इकाइयां हैं वो हमारे डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट हैं। इन तीनों में क्या संबंध है? यानी देखो, तापमान तो वही एक तापमान तो निश्चित है, लेकिन मात्रक अलग अलग होने के कारण से इनके बीच संबंध को जानना जरूरी है। हम सबसे पहले बात करते हैं डिग्री सेल्सियस और केल्विन की संबंध एवं केल्विन में संबंध। क्या संबंध है इसमें? देखिए, अगर हम डिग्री सेल्सियस में 273 को जोड़ देते हैं तो जो तापमान मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा? केल्विन में। कितने में मिलेगा? केल्विन में। अगर इसी तरह से हम केल्विन में से 273 को माइनस कर देते हैं, जो तापमान मिलेगा वो किसमें होगा? डिग्री सेल्सियस में। हमारे ये दो सूत्र है, हमारा एक सूत्र ये है, दूसरा सूत्र ये है, जो हमारे इन दोनों संबंधों को दर्शाता है। देखिए, मैं उदाहरण के लिए लेता हूं। तापमान मान लीजिए कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। आपको कहा जाता है कि 25 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर है, तो आप इस सूत्र का इस्तेमाल कीजिए। डिग्री सेल्सियस में जब आप 273 को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 और 3 8, और 7 और 2 9, और ये आ गया 298 केल्विन। यानी 25 डिग्री सेल्सियस तापमान जो था वो 298 केल्विन के बराबर है। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 298 केल्विन। ठीक है। और अगर हमारे को तापमान दिया गया है केल्विन में और पूछता है कि डिग्री सेल्सियस में यह कितने के बराबर होगा, मान लीजिए हमने दिया कि 300 केल्विन तापमान है, वो कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर है। अब इस 300 केल्विन में हमने क्या करना है? कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे सामने ये सूत्र दिया हुआ है, केल्विन में से जब 273 को माइनस करेंगे तो जो तापमान होगा वो क्या होगा? डिग्री सेल्सियस। तो हमारा केल्विन कितना है? 300। 273 को इसमें से क्या करना है? माइनस। तो 10 में से 3 गया, हमारा कितना बच गया? 7, और यहाँ 9 में से 2 गया तो कितना? 7 गया तो कितना बच गया? 2। यानी हमारा जो डिफरेंस है वो कितना है? 27। हम इसको क्या लिखेंगे? 27 डिग्री सेल्सियस। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि 300 केल्विन इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। आई थिंक कि इन उदाहरणों से ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो समीकरण है, वो जो सूत्र है, वो डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच संबंध को दर्शाते हैं। अगला है हमारा फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या संबंध है? इस संबंध को हम दर्शाते हैं। देखिए, अगर हम डिग्री सेल्सियस को 9/5 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 32 जोड़ देते हैं तो जो तापमान हमें मिलता है वह तापमान किस मिलता है? फ़ारेनहाइट में। हमारा एक सूत्र ये है, इस सूत्र को याद रख लीजिएगा। अगर तापमान डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और फ़ारेनहाइट में पूछता है कितना फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है, इसको x मान लीजिए, तो डिग्री सेल्सियस जो तापमान दिया हुआ है उस डिग्री सेल्सियस तापमान को आप 9/5 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी गुणा कीजिए, और फिर जो उसका गुणनफल आए उसमें आप 32 को जोड़ दीजिएगा, जो आपका परिणाम आएगा वह फ़ारेनहाइट यानी तापमान। और दूसरा सूत्र हमारा क्या है? अगर तापमान फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो फ़ारेनहाइट में से, यानी इसी इक्वेशन को अगर हम रिवर्स करते हैं तो फ़ारेनहाइट, ठीक है, फ़ारेनहाइट ये यहाँ पे प्लस है तो उधर से क्या जाएगा? माइनस। फ़ारेनहाइट में से माइनस 32 निकाल दीजिए, और जो भी इसका अंतर रहेगा उसमें उसको हम 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो तापमान होगा वो क्या होगा? डिग्री सेल्सियस में। ये दो सूत्र जो हैं ये हमारे इन संबंध को दर्शाते हैं। चलिए हम इसको आसानी से एक बार करके देखते हैं। आपसे मान लीजिए प्रश्न दिया गया है कि जो तापमान है वह कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितने फ़ारेनहाइट, इज इक्वल टू हाउ मेनी फ़ारेनहाइट। 25 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए आप, अपन इस क्योंकि तापमान दिया किसमें है? डिग्री सेल्सियस में, पूछा क्या गया? फ़ारेनहाइट। तो हमारा सूत्र ये आएगा, क्योंकि यहाँ पे फ़ारेनहाइट दिया गया, डिग्री सेल्सियस हमने लिखा 25, और हमने क्या करना है? इसको 9/5 से गुणा करना है इसको, और उस गुणनफल में हमने क्या जोड़ना है? 32। तो चलिए इसको एक बार सरल करते हैं।
25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा 5, ठीक है। और इस 5 को इस 9 से गुणा करेंगे क्योंकि दोनों के बीच में क्या गुणा, तो गुणा करने पर ये हमारा कितना आता है 45। और हमने इसमें क्या जोड़ना है, यानी ये जो ब्रैकेट के भीतर की गणनाएं हैं, कोष्टक के भीतर की जो आपका गणना थी वो हमारी कंप्लीट क्या हुआ, इसका परिणाम 45। अब हम इसमें जोड़ेंगे 32। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना, 5 और 2 7 और 4 और 3 7, यानी ये कितना आ गया फ़ारेनहाइट। हम यूं कह सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 77 फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे तरीके से कि फ़ारेनहाइट की तरह फ़ारेनहाइट दे दिया गया आपको, मान लीजिए दिया है 40 फ़ारेनहाइट है, कितना है 40। ये कहता है कि 40 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस। चलिए एक बार इसको करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे माइनस ले लेता हूँ, एक और कॉन्सेप्ट जो क्लियर होगा यहाँ पे। कहता है कि -40 फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए। आपको अब की बात क्या दिया हुआ है, कहता है कि -40 फ़ारेनहाइट तापमान कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। हमारा सूत्र क्या होगा, जो हमारे तापमान दिया उसमें दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में, तो सूत्र हमारा ये लग जाएगा -40 -32, हमारा ये कोष्टक है यानी ब्रैकेट है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 से इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा डिग्री सेल्सियस। तो इसको सरल करेंगे -40 -32 और ये दोनों क्या है ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो ये दोनों जुड़ेंगे, जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, यानी -40 और -32, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -72, ठीक है। सरल गणित है, ये दूसरा विषय गणित के अध्यापक से आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ हमारा इसका क्या हुआ -72, ठीक है, -72 आया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 से, ठीक है। अब अगर 72 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने में जाएगा 8, ठीक है, कितना गया 8। और ये क्या हमारा फॉर्मूला हमारा क्या हो गया -8 × 5 दैट इज इक्वल टू क्या है 8 × 5, यानी 8 गुना 5 कितना आता है 40, और संकेत क्या 0, सॉरी माइनस, ये ऋणात्मक संख्या थी, ऋणात्मक संख्या आती गुणनफल में इसके माइनस आएगा तो 0 डिग्री से। इसका मतलब हमने जो देखा वो क्या देखा, -40 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू -40 डिग्री सेल्सियस। देखिए मैंने जानबूझकर -40 ले लिया था। बहुत सारी परीक्षा उपयोगी जो परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगिताएं सॉरी प्रतियोगिताओं में परीक्षाएं जो होती हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। तो इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया ना, याद रखिएगा ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। -40 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू -40 डिग्री सेल्सियस। देखिए दो इकाइयां हैं, फ़ारेनहाइट है और दूसरी तरफ है डिग्री सेल्सियस, और दोनों की गणनाएं जो है वो समान है, -40 एंड -40। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई थिंक कि जो ये तीन तापमान की इकाइयां हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार जुड़ी हुई हैं, उनमें क्या संबंध है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चर्चा करते हैं। अब आता है कि तापमान की इकाइयां जो है वो हमने पढ़ दी। अब तापमान मापा कैसे जाता है, तो हमारा उत्तर है तापमापी से, तापमापी। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं थर्मामीटर, थर्मामीटर। देखिए तापमापी क्या है, तापमापी एक वह यंत्र है जिसके द्वारा किसी वस्तु या किसी पदार्थ के तापमान को मापा जाता है, यानी ताप को मापने का यंत्र है, मापने का यंत्र है। देखिए स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, ये ताप को मापने का यंत्र है, ठीक है। तापमापी जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। ये जिस तरह आपने कभी देखा, कभी अगर आप अस्वस्थ हुए हैं और आप डॉक्टर के पास गए हैं तो डॉक्टर एक आपके मुंह में एक कोई एक कांच की छड़ जैसी कोई छोटी सी वस्तु अंदर डालता है, ठीक है, और उसके अंदर वो आपको देख के बताता है कि आपको बुखार है या नहीं। बुखार है नहीं, ताप आपके, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का जो तापमान होता है कितना आता है 37 डिग्री सेल्सियस। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। आपके शरीर का तापमान कम है या ज्यादा है उसको मापने के लिए
डॉक्टर जिस यंत्र का इस्तेमाल करता है वह यंत्र क्या है? तापमापी। क्योंकि डॉक्टर के द्वारा इस्तेमाल किया गया इसलिए इसका नाम क्या है? डॉक्टरी तापमापी। तापमापी जो है वो प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक होता है डॉक्टरी तापमापी, डॉक्टरी तापमापी, और दूसरा होता है वो होता है प्रयोगशाला तापमापी, प्रयोगशाला तापमापी, तापमापी। और जो तीसरा लेते हैं हम वो लेते हैं अंकीय तापमापी, अंकीय तापमापी। तीनों के तीनों यंत्र जो है इनका इस्तेमाल ताप मापने के लिए किया जाता है। फिर इनमें अंतर क्या है? देखिए मैं एक साथ के साथ इन दोनों का तुलना भी करता रहूंगा और परिभाषा भी दूंगा। हम बात करते हैं डॉक्टरी तापमापी, प्रयोगशाला तापमापी और अंकीय तापमापी की परिभाषा की। सबसे पहले तो हम बात करते हैं परिभाषा। परिभाषा कहता है जिस तापमापी का उपयोग, जिस तापमापी का उपयोग डॉक्टर करते हैं, डॉक्टर करते हैं उसे डॉक्टरी तापमापी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डॉक्टरी तापमापी। ठीक है, डॉक्टर ने इस्तेमाल किया इसलिए नाम क्या हो गया? डॉक्टरी तापमापी। जिस तापमापी का प्रयोग प्रयोगशाला में होता है, किसमें होता है? प्रयोगशाला में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रयोगशाला तापमापी। प्रयोगशाला ताप, जिस तापमापी का प्रयोग प्रयोगशाला में होता है उसे प्रयोगशाला तापमापी। ये मैंने शॉर्ट में लिखा था, इसको आप यूं लिख सकते हैं प्रयोगशाला तापमापी। ठीक है, कहते हैं। ये दोनों के दोनों संरचना में इनकी आधारभूत जो संरचना वो एक समान है। दोनों के दोनों कांच के बने होते हैं। देखिए चित्र में मैंने दर्शाया गया है, ये हमारे तापमापी हैं, डॉक्टरी तापमापी और प्रयोगशाला तापमापी। देखिए पहले हम इनकी संरचना की बात करते हैं, फिर आपको अंतर समझ में आ जाएगा। ये जो तापमापी है ये कांच की बनी इस प्रकार के छड़ होती है, पतली कांच की छड़ भी नहीं कह सकते, इसको नली बोलेंगे। ठीक है, जो भीतर से इसके अंदर जो इसका व्यास है वो बहुत ही संकरा होता है। ये एक कांच की पतली नली है जिसका व्यास भीतर से बहुत कम होता है और समानांतर होता है। ये देखिए मेरा लाइन खींचने में थोड़ा सा इसके बीच की जो दूरी कम ज्यादा होगी वो बिल्कुल समानांतर है। यह कांच की नली एक तरफ से बंद होती है और दूसरी तरफ से यह एक बल्ब में खुलती है। यह गया बल्ब, यह गया बल्ब। ठीक है, ये सब किसकी बनी है? कांच की। ठीक है, और इस बल्ब में एक चमकीला पदार्थ भरा रहता है। ये जो चमकीला पदार्थ है, चमकीला द्रव, यहाँ क्या भरा हुआ है? एक चमकीला द्रव। इस चमकीले द्रव को हम क्या बोलते हैं? पारा। ठीक है, हम बात क्या कर रहे हैं? तापमापी की संरचना। तापमापी क्या है? तापमापी एक कांच की पतली छड़ होती है, सॉरी नली होती है, जो जिसका भीतरी जो व्यास है, जो भीतर से का जो व्यास है वो बहुत ही कम होता है, बहुत कम, जो एक तरफ से बिल्कुल बंद होती है और दूसरी तरफ से उसमें एक बल्ब बना होता है और वहां से भी ये बंद होते हैं दूसरे सिरे पर। इस बल्ब में क्या बनाता है? पारा। पारा एक तरल धातु है, यानी एकमात्र धातु जो सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में होते हुए आते पारा। और पारे का विशेष गुण होता है, जब पारा उष्मा प्राप्त करता है तो फैल हो जाता है, क्योंकि उष्मा का एक गुण है, उष्मा जब भी किसी वस्तु में प्रवेश करती है यानी किसी पदार्थ को उष्मा प्राप्त होती है तो उस पदार्थ का प्रसारण होता है, थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं इसको, यानी वस्तु फैल जाएगी। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो पारे के अंदर एक समरूपता मिलती है कि पारा एक निर्धारित रूप से, ऐसा नहीं है जब तापमान बढ़ता है तो पारे का जो एक्सपेंशन है, प्रसार है, वह एक स्थिर रूप से होता है। ठीक है, जीरो हम जब तापमापी को बनाते हैं तो हिमांक बोलते हैं। हिम का मतलब क्या है? बर्फ। शुद्ध जो जल होता है वो शुद्ध जल 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? बर्फ में बदल जाएगा। बर्फ का मतलब क्या है? हिम। ठीक है, तो पारा जब हम इसको बनाते हैं तापमापी को तो हिमांक जो होता है उस हिमांक को हम 0 डिग्री सेल्सियस माप लेते हैं, यानी शुद्ध तापमान जिस पर जल
ठोस अवस्था यानी बर्फ में अंदर यानी हिम के अंदर परिवर्तित हो जाता है। इस तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, हिमांक। फिर होता है क्वथनांक। क्वथनांक कहता है जब शुद्ध जल को गर्म किया जाता है तो 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर वह भाप बन जाएगा यानी गैस की अवस्था में चला जाएगा, इसको बोलते हैं क्वथनांक। तो इसको जब लगातार गर्म करते उबलते हुए पानी में डालेंगे, जो क्वथनांक रहता है हमारा वो क्वथनांक है, ये इसको हम 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर करते हैं। इस प्रकार से ये जो कांच की पतली नली है जो दोनों तरफ से बंद है, जिसका एक सिरा बिल्कुल संतरा होकर के बंद है, दूसरा सिरा थोड़ा विस्तार लेकर के एक बल्ब बना हुआ है जिसमें तरल धातु पारा भरी हुई है। जब इसको 0 डिग्री यानी बर्फ में रखा जाता है तो पारे का जो सतह होता है वह सतह 0 डिग्री सेल्सियस मान लिया जाता है। यहाँ मान लीजिए क्या हमारा पारा, ये क्या हमारा पारा। तो जब हिमांक पर, हिमांक का मतलब बर्फ में रखने पर 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पारे का जो सतह है वो यहाँ इसमें है, इसको हमने संकेत दे दिया, यहाँ पे हमने एक मार्क लगाया, इस मार्क को हमने लिखा 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। जब ऊष्मा इस पारे को प्राप्त होती है, जैसे ये ऊष्मा जो है पारे में आएगी, ऊष्मा पारे में आएगी तो पारा क्या है, प्रसार करेगा, फैलने के लिए नीचे जगह है नहीं, तो पारा क्या करेगा, इस ट्यूब में ऊपर की ओर चढ़ता चला जाएगा। जब उबलते हुए पानी में डालेंगे इसमें, मतलब उबलता हुआ जब पानी क्वथनांक करना शुरू करे, जब पानी क्वथनांक करना शुरू करेगा तो एक निश्चित स्थान पर आगे के पारा रुक जाएगा, यानी पारे का जो सतह वो यहाँ आ जाएगा। इसको हम फिर एक चिन्हित कर देते हैं, इस चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, जहां पर ये हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार जो तापमापी होता है ना, उस तापमापी के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस को चिन्हित किया जाता है। अब इस चिन्ह को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, 100 भागों में बांट करके चिन्हित कर दिया जाता है। जैसे ये निशान लगाए इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से 100 निशान लगाए, यानी 0 डिग्री, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, और इस प्रकार से सभी भागों में इसको चिन्हित कर दिया जाएगा। क्योंकि और सरल बात कर लीजिए, मान लीजिए मैं थोड़ा सा इसको यानी इस पोर्शन को यहाँ से विस्तार करके थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, जूम करके बना रहा हूँ, सॉरी। ये है हमारी जो भीतर की नली जिसमें पारा है, ठीक है, ये बाहर ये जो ये कांच की बड़ी हुई मोटी दीवार है, और ये बीच से ये अंदर से ये। अब ये निशान लगा लीजिए, ये जो निशान है ना, ये निशान ये यहाँ पे चिन्हित किया गया, ये निशान जो है ये निशान दिखा रहा आपका, मान के चलिए 25 डिग्री सेल्सियस को, और ये जो यहाँ है ये जो निशान दिखा बड़ा निशान ये दिखाई दे रहा है 24 डिग्री सेल्सियस को, ठीक है। इसको फिर हम क्या करेंगे, आगे 10 समान भागों 1 2 3 4 यानी कुल 5 में डिवाइड करेंगे, सॉरी 1 2 3 4 और 5वां, और फिर 1 2 3 4 ये यहाँ लगा लीजिए, इसको यहाँ लगा लीजिए, ये जो है हमारा ये आएगा 25 डिग्री सेल्सियस। यानी तापमापी के अंदर जो निशान दिखा रखे हैं इनको देखिए, जो चिन्ह हमने बनाए हैं, जो बड़ा चिन्ह है वो किसको दिखा रहा है, डिग्री सेल्सियस को, किसको दिखा रहा है, डिग्री सेल्सियस को, ठीक है। उसके बीच में क्या है, एक बहुत छोटे चिन्ह है, और 5 भाग के बाद एक जो बड़ा चिन्ह है जो इन दोनों से तो छोटा है, ये क्या होता है, ये आएगा हमारा दशमलव में, यानी क्या करेंगे 24.1 24.2 24.3 24.4 और ये कितना आ जाएगा आपका 24.5 24.6 24.7 24.8 24.9 और ये 25 डिग्री। यानी इस प्रकार से जो हमारा पारा सॉरी तापमापक तापमापी की संरचना इस प्रकार से बनाई जाती है। तो ये हमारी होगी मूलभूत संरचना। अब हम बात करते हैं डॉक्टरी तापमापी प्रयोगशाला तापमापी के बारे में। ये तो थी सामान्य संरचना, ना तो ये संरचना डॉक्टरी तापमापी के ना प्रयोगशाला तापमापी। ये एक सामान्य सिद्धांत है जिस सिद्धांत पर जो तापमापी को बनाया जाता है। प्रमुख सिद्धांतों के अनुसार जो पारे का प्रसार होता है ऊष्मा को प्राप्त करने के बाद वो किस प्रकार से हो रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस में जितना प्रसार होता है उसको इस प्रकार से चिन्हित किया जाता है कि वो जो डिवीजन है वो डिग्री सेल्सियस में बहुत अच्छे से चिन्हित हो सके। चलिए अब हम बात करते हैं पुनः उसी टॉपिक पे आते हैं। डॉक्टरी तापमापी क्या होता है, जिस तापमापी का प्रयोग डॉक्टर करते हैं, प्रयोग चिकित्सक करते हैं या डॉक्टर करते हैं, चिकित्सक या
डॉक्टर, इंग्लिश में डॉक्टर बोल देते हैं इसको, हिंदी में डॉक्टर कहते हैं, सॉरी चिकित्सक हिंदी में बोलते हैं, डॉक्टर इंग्लिश में बोलते हैं। जिस तापमापी का प्रयोग चिकित्सक या डॉक्टर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डॉक्टरी तापमापी, डॉक्टरी तापमापी। अभी मैंने बताया तापमापी के अंदर जो पारा भरा रहता है जिसका प्रसार होता है उष्मा को प्राप्त करने पर। डॉक्टरी तापमापी के अंदर देखिए जब इसको बोलते हैं उस ताप परिसर, एक ये चीज एक इसकी परिभाषा देता हूं। ताप परिसर क्या है, तापमापी के बल्ब में तो पारा बढ़ता है वह ऊष्मा प्राप्त करने के बाद फैलता है, वो कितना फैलता है उसकी जो सीमा होती है उसको बोलते हैं ताप परिसर। ठीक है, तो हमारा जो डॉक्टरी तापमापी होता है, डॉक्टरी तापमापी का जो ताप परिसर है, ताप परिसर वह कितना है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या हुआ, डॉक्टरी तापमापी में कम से कम जो तापमान का जो अंकन शुरू होगा, ठीक है, जो चिन्ह शुरू होंगे वो कहां से शुरू होते हैं 35 डिग्री सेल्सियस से, और अधिकतम कहां तक होंगे 42। क्यों, देखिए मानव शरीर का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं हो सकता और 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता, क्योंकि जो विभिन्न प्रकार के जैव प्रक्रम जिसके परिणाम स्वरूप हमारा जीवन अस्तित्व में है वे सभी प्रक्रम 35 डिग्री से ऊपर और 42 डिग्री सेल्सियस से नीचे होते हैं। अगर हमारे शरीर का तापमान इससे अधिक हो जाता है 42 डिग्री सेल्सियस से तो हमारे जैव प्रक्रम बाधित हो जाएंगे, यानी मतलब हमारे जीवन अस्तित्व को संकट आ जाएगा, और 35 डिग्री से कम हो जाएगा तो भी संकट आ जाएगा। अब आप ये सोचेंगे कंफ्यूज मत तो ये कि बाहर तो आज गर्मी है, आज का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस है, तो देखिए इसके लिए हमारे शरीर की व्यवस्था है कि हमारे शरीर में या तो हम साधनों का इस्तेमाल करते हैं, पंखे कूलर आदि का, एसी का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हमारी जो प्राकृतिक प्रकृति ने हमारे शरीर में व्यवस्था दी वो क्या दी, पसीना आना। ठीक है, जब अधिक गर्मी होती है तो शरीर में पसीना आता है और पसीने के कारण से क्या आता है, जो वाष्पीकरण हुआ, पसीने की वाष्प बनकर के उड़ी तो उससे हमारा शरीर शीतल हो गया और हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। विभिन्न परिस्थितियों के कारण से ये तापमान थोड़ा सा कम या ज्यादा हो सकता है, जो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, लेकिन ये 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होगा और 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होगा। इसीलिए डॉक्टरी तापमापी का जो ताप परिसर है वो कितना होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42, क्योंकि प्रयोगशाला तापमापी के अंदर ये परिभाषा के बाद ये अंतर भी हो जाएंगे दोनों के साथ साथ। प्रयोगशाला तापमापी के अंदर जब हम प्रयोग करते हैं विभिन्न प्रकार के तो तापमान बहुत अधिक है, विभिन्नताएं आती हैं, किसी प्रयोग में तापमान अधिक हो सकता है तो किसी में कम। तो जो प्रयोगशाला तापमापी का जो ताप परिसर है, ताप परिसर वो कितना है -10 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री से 10 डिग्री कम, उसको बोलते हैं -0 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बदल जाता है से 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा। ये हमारे समय में किसका होता है, प्रयोगशाला तापमापी का। तो ये हमारे दोनों की एक तुलनाएं थी, दोनों के अंदर समानताएं और असमानताओं की बात करते हैं। समानता की बात करें तो दोनों क्या बने होते हैं, कांच के बने होते हैं, कांच के बने होते हैं, कांच की चीज होती है। और क्या दूसरा कहता है दोनों में पारा होता है, दोनों में पारा होता है, यानी पारे से बने होते हैं। और असमानता की बात करें तो असमानता अपने आप में आ गई कि ये जो डिग्री सेल्सियस डॉक्टरी तापमापी है उसका ताप परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि प्रयोगशाला तापमापी का जो ताप परिसर है वह कितना होता है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। तो ये डॉक्टरी तापमापी और प्रयोगशाला तापमापी में समानता और असमानता ही। अब आता है हमारा तीसरा अंकीय तापमापी। इस चित्र में देखिए ये हमारा अंकीय तापमापी है। कैसे, क्यों इसका नाम अंकीय पड़ा, देखिए जो ये पारा धातु है ये बड़ी विषाक्त धातु, मान लीजिए जब पारे को रोगी के मुंह में रखा जाता है, किसी कारण से अगर ये टूट जाए किसी तरह से एक्सीडेंटली, ठीक है, यह पारा अगर मानव शरीर के भीतर गया तो ये किसी प्रकार से हमारे लिए घातक हो सकता है, क्योंकि यह है एक जो टॉक्सिक है, यानी विषाक्त पदार्थ है, विषाक्त धातु है। तो इसीलिए विज्ञान ने जैसे प्रगति की तो जो इस तरह के पारे से बने हुए जो तापमापी थे उनके विकल्प में नए तापमापी बनाए जो विद्युत ऊर्जा और विभिन्न प्रकार के सेंसर से काम करते हैं। सेंसर लगे होते हैं उनके अंदर,
ठीक है। जिस प्रकार हम अपने त्वचा हमारे एक सेंसर का काम करते हैं, छू के हम देखते हैं किसी चीज का, कोई चीज गर्म ठंडी इसको छूते हैं तो तापमान गर्म ठंडे का हमें पता चलता है। हमारी जो त्वचा वो एक सेंसर का काम करती है। तो इसी प्रकार से एक सेंसरों वाला ऐसा यंत्र बनाया गया जिसमें विद्युत ऊर्जा के प्रयोग से ताप मापा जाता है, और इसमें ये जो ताप है ना ये डिजिट के रूप में आता है। इसमें डिजिट यानी अंकों के रूप में, यानी ये जो तापमापी है कुछ इस तरह से होता है। इस तापमापी के अंदर यहाँ एक डिस्प्ले रहती है, जिस प्रकार से ना हमारे जो मोबाइल की डिस्प्ले होती है, घड़ी होती थी जैसे पहले घड़ी, जिसके अंदर आपको समय के लिए लिखा होता है। यहाँ तापमान आपको लिखा मिलेगा 37 डिग्री सेल्सियस, या फ़ारेनहाइट में लिखा होगा तो यहाँ लिखा होगा 98.6 F, ठीक है। यानी अंक लिखे होंगे इसके अंदर, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, अंकीय तापमापी। इस प्रकार से ये 3 तापमापी होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट तापमापी, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं थर्मामीटर। इट इज ऑल अबाउट थर्मामीटर।